हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है यहाँ पे मिलिंद पन्हो, जिसकी रचना किसने करी है, जिसकी रचना यहाँ पे नागसेन ने इसकी रचना करी थी, ये किस यमन शासक पर प्रकाश डालता है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है मिनेंडर। ठीक है, मिनेंडर यमन शासक पर प्रकाश डालता है। इससे हम जो मिलिंद पन्हो है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो नागसेन था इसने क्या किया था, इस मिनेंडर को यहाँ पे बौद्ध धर्म की क्या दी थी, शिक्षा दी थी। ठीक है, तो हमें इससे ये जानकारी मिलती है कि नागसेन के द्वारा इस मिनेंडर को बौद्ध धर्म की यहाँ पे शिक्षा दी गई थी। अब जो ये मिनेंडर था ये किसके काल में यहाँ पे भारत आया था और ये कौन था। तो जो मिनेंडर था ये एक यमन आक्रमणकारी होता है। ठीक है, जो सुंग वंश के काल में क्या होता है, भारत आता है। ठीक है, सुंग वंश, ठीक है, सुंग वंश के काल में कहाँ आता है, भारत आता है। और उस टाइम पे सुंग वंश का जो यहाँ पे शासक था, तो इसका जो संस्थापक था वो होता है उस टाइम पे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसके समय पे ये क्या आता है, पुष्यमित्र शुंग के समय पे ये कहाँ आता है, भारत आता है। तो हमें याद रखना है कि जो मिनेंडर था ये किसके समय भारत आया था, सुंग वंश का जो शासक था उस टाइम पे पुष्यमित्र शुंग, यही इस सुंग वंश का संस्थापक भी था। इसके समय पे कहाँ आता है, भारत आता है। और जो नागसेन है, नागसेन ने इसको यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है हमें किससे, मिलिंद पन्हो से हमें इसकी जानकारी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें इसमें याद रखनी है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेख से मिलता है। तो जो भागवत धर्म का जो ज्ञान है सबसे पहले हमें किस अभिलेख से मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है यहाँ पे वेशनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। ठीक है, जो वेशनगर का जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, इससे हमें क्या मिलती है, भागवत धर्म की सबसे पहले यहाँ पे जानकारी यहाँ पे मिलती है। अब बात आती है कि जो वेशनगर जो ये गरुड़ स्तंभ अभिलेख है ये किसका है। तो ये किसका है, हेलियोडोटस का। ठीक है, ये भी एक यमन था। तो ये किसका है, हेलियोडोटस का। ठीक है, हेलियोडोटस का यहाँ पे ये वेशनगर क्या था, अभिलेख था। इसने क्या किया था, इसको यहाँ पे इसने यहाँ पे विष्णु भगवान के सम्मान में इसके यहाँ पे इसने ये लेख बनवाया था, अभिलेख यहाँ पे निर्माण किया था। तो विष्णु भगवान जी के सम्मान में इसने यहाँ पे ये वेशनगर गरुड़ स्तंभ यहाँ पे इसने बनवाया था। ठीक है, अब जो ये हेलियोडोटस होता है, ये क्या होता है, ये भारत आता है किससे, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आता है। लेकिन इसको क्या होता है, यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसको यहाँ पे किसकी शिक्षा मिलती है, फिर भागवत धर्म की यहाँ पे शिक्षा मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या करता है, वेशनगर में गरुड़ स्तंभ अभिलेख बनवाता है विष्णु भगवान जी के सम्मान में। ठीक है, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में यहाँ पे शामिल किया है, वो बताना है कि हमें किस राज्य में स्थित है। तो जो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है ये पड़ता है किस राज्य में, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब साथ साथ आपको यहाँ पे 2-3 नेशनल पार्क जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के, वो भी याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है यहाँ का पिन वैली नेशनल पार्क, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिन वैली। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क भी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक यहाँ आता है इंदर किला नेशनल पार्क, वो भी कहाँ है, वो भी पड़ता है इंदर किला नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और एक है यहाँ पे खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, खीर गंगा नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आपको याद रखना है ये चारों के चारों कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, इंदर किला भी हिमाचल प्रदेश में, और खीर गंगा भी कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों, यहाँ पे निम्नलिखित होना चाहिए था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कारण नहीं था। तो हमें बताना है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में इसमें कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है अरब आक्रमण। ठीक है, जबकि हुण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये तीनों क्या थे यहाँ पे, ये तीनों इसके कारण थे बौद्ध गुप्त साम्राज्य के पतन होने के। लेकिन अरब आक्रमण इसका नहीं था, क्योंकि अरब आक्रमण जो होता है वो बहुत बाद में जाके होता है और उससे पहले यहाँ पे गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है जो गुप्त यहाँ पे साम्राज्य था, इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ। तो जो पहली बात आती है यहाँ पे बात आती है जो हुण आक्रमण है। ठीक है, जो हुण आक्रमण है, इस हुण
आक्रमण की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें किससे मिलती है, वो मिलती है हमें स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से। तो कभी पूछेगा कि यहाँ पे भीतरी अभिलेख किसका है, तो स्कंदगुप्त का एक भीतरी अभिलेख है। ठीक है, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हमें यहाँ पे हुणों के आक्रमण की यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये जो स्कंदगुप्त है, इसी स्कंदगुप्त का अपना एक जूनागढ़ अभिलेख भी है, रुद्रदामन का भी है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे स्कंदगुप्त का। तो स्कंदगुप्त का अपना एक क्या था, जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि हमें कि जो समुद्रगुप्त है, ठीक है, जो समुद्रगुप्त है, ठीक है, इस जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इस समुद्रगुप्त ने हुणों के आक्रमण को क्या किया था, विफल किया था। ठीक है, तो देखो स्कंद हमें क्या याद किया कि हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलती है। और जो स्कंदगुप्त का जो खुद का अपना जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो हुणों के आक्रमण को विफल किया था वो किसने किया था, वो किया था समुद्रगुप्त ने यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हमने हुणों के आक्रमण के बारे में यहाँ पे देखा। अब बात आती है यहाँ पे कि जो गुप्त साम्राज्य था इसका संस्थापक कौन था। तो जो इसका संस्थापक था वो कौन था, श्रीगुप्त। अगर कहीं पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था यहाँ पे वो होता है कौन, श्रीगुप्त होता है। और इसका जो अंतिम यहाँ पे शासक था वो है यहाँ पे विष्णुगुप्त। तो इसका अंतिम शासक भी याद रखना है आपको, विष्णुगुप्त यहाँ पे गुप्त वंश का यहाँ पे अंतिम शासक था। ठीक है, ये थे गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ये हुई थी कब, ये हुई थी 1 अप्रैल, ठीक है, ये हुई थी कब, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को यहाँ पे आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पे स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1935। ठीक है, अब जो ये आरबीआई है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है कहाँ, मुंबई में। तो कहीं पूछे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, और जो ये भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि जो आरबीआई है, इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है आरबीआई का, वो हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को यहाँ पे आरबीआई का क्या होता है, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो ये थे आरबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया। तो संसद में पहला जो लोकपाल विधेयक रखा गया था, ये कब रखा गया था, ये रखा गया था कब, 1968 में। ठीक है, 1968 में संसद में पहला लोकपाल विधेयक यहाँ पे रखा गया था। अब बात आती है कि जो ये लोकपाल है इसका पद कहाँ से लिया गया है। तो जो लोकपाल का पद है वो हमने कहाँ से लिया है, वो लिया है कहाँ से, स्वीडन से यहाँ पे लिया है। अब जो लोकपाल है इसका जो काम होता है, ठीक है, जो लोकपाल होता है इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, अगर उन पे क्या लग जाता है, भ्रष्टाचार का कोई अगर आरोप लग जाता है, ठीक है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप लग जाता है, तो इनका काम होता है उसकी जांच करना। तो ये लोकपाल क्या करते हैं, उन सरकारी अधिकारियों के जो विरुद्ध अगर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लग जाता है तो ये क्या करते हैं, उसकी यहाँ पे जाँच करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो पहला जो लोकपाल विधेयक था ये किसकी सिफारिश पे पहली बार रखा गया था संसद पे, तो क्या था, 1967 में। ठीक है, 1967 में हमारा क्या बना था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। क्या बना था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, इसकी सिफारिश पे सबसे पहले 1968 में क्या रखा गया था, पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था। अब जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे कौन, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई इसकी यहाँ पे क्या कर रहे थे, उस टाइम पे अध्यक्षता यहाँ पे कर रहे थे। तो आपको 2 प्रश्न यहाँ पे याद रखना है कि जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग है इसका गठन कब किया गया था, 1967 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस टाइम पे, मोरारजी देसाई इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी की सिफारिश पे क्या हुआ था, संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक को रखा गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, 2013 में एक अधिनियम बन के आया था, 2013 में, ये भी आपको याद रखना है, जिसका नाम था लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक। ठीक है, जिसका नाम क्या था, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक। कब आया था, एवं लोकायुक्त
अधिनियम कब आया था? ये 2013 में यहाँ पे ये आता है। लेकिन जो ये लागू होता है, यानी जब इसको मंजूरी मिलती है, वो मिलती है कब? 1 जनवरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिलती है। जबकि ये जो लागू होता है, ये लागू कब होता है? ये होता है 16 जनवरी 2014 से क्या होता है? यहाँ पे लागू होता है। अब आपको यहाँ पे करंट से लेके 2 प्रश्न और याद रखने हैं इसको लेके, कि जो ये लोकपाल है, ठीक है, तो जो लोकपाल है, लोकायुक्त होता है, तो लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त कानून बनाने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? वो था उड़ीसा। ठीक है, कभी पूछे कि लोकायुक्त कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो कौन था? उड़ीसा था। और वहीं अगर बोले कि लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला, देखो ये कानून बनाने वाला है, और अगर बोले कि लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला कौन था, तो वो था महाराष्ट्र। दोनों में आपको याद रखना है कौन लोकायुक्त कानून किसने बनाया था? उड़ीसा ने बनाया था। लेकिन जो लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे पहले किसने करी थी? वो करी थी किसने? यहाँ पे महाराष्ट्र ने यहाँ पे करी थी। आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ओजोन परत अवस्थित है। अब जो ये ओजोन परत है, ये किस मंडल में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है किसमें? समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? ये स्थित है समताप मंडल में। अब जो ये जो ओजोन है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? O3। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? O3 इसका फॉर्मूला है। और अभी पूछा जाता है कि जो ओजोन परत है, इसकी मोटाई किस में मापी जाती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? डॉप्सन में। ठीक है, आपको याद रखना है, इसकी जो मोटाई मापी जाती है वो मापी जाती है किस में? डॉप्सन में इसकी मोटाई को मापी जाती है। अब जो ये ओजोन परत है ना, इसको सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाती है वो कौन सी गैस पहुँचाती है? वो पहुँचाती है यहाँ पे CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, सबसे ज़्यादा क्या करती है? ओजोन परत को यहाँ पे नुकसान पहुँचाती है। इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मतलब उसका यहाँ पे कम करने के लिए या ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए क्या होता है? 1987 में क्या होता है? एक क्या होता है? सम्मेलन होता है जिसका नाम था यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, कब होता है? 1987 में। यहाँ पे क्या होता है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या होता है? एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। कब? 1987 में। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है, और आपको वो 8 के 8 यहाँ पे राज्य भी आपको याद रखने हैं सबसे, और वो क्रम से याद रखना है। सबसे पहले गुजरात। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, फिर राजस्थान, क्रम से आपको याद रखने हैं। गुजरात, राजस्थान, फिर आता है कौन? फिर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। आपको यहाँ पे ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। क्या? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन बताना है कि क्या है? एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों का जो गठन है, ये क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, जिसका वर्णन हमें किसमें मिलता है? अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन गठन का यहाँ पे क्या वर्णन है? जो हम किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं नीति निर्देशक तत्व के अंदर यहाँ पे आते हैं। और वैसे पूछा जाए कि पंचायतें किस अनुच्छेद और किस भाग में है, तो जो ग्राम पंचायतें हैं ये पड़ती है हमारे किसमें? भाग 9 में। ठीक है, यानी कि भाग 9 में पंचायतों का यहाँ पे क्या है? वर्णन है, जो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक लेकर 243 से लेके 243 के ओ तक। ठीक है, यहाँ पे ग्राम पंचायतों का इसमें क्या हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो जो नागार्जुन सागर बांध है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर जो है बांध स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अगला प्रश्न है पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कौन? मैग्मा। ठीक है, और जब यही मैग्मा बाहर आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? लावा। तो अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि कोयला एक उदाहरण है। तो जो कोयला है किसका उदाहरण है यहाँ पे? वो है यहाँ पे तल छट्टी चट्टान का।
ठीक है, तल छटी चट्टान का यहाँ पे क्या है, एक उदाहरण है। अगर मान लो यहाँ पे ये तल छटी चट्टान ऑप्शन में नहीं होता, अगर इसकी जगह यहाँ पे ऑप्शन होता अवसादी चट्टान, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता अवसादी चट्टान तो इसका आंसर हो जाता यहाँ पे अवसादी चट्टान। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अगर तल छटी चट्टान ऑप्शन में है तो आप यहाँ पे तल छटी चट्टान मारेंगे, अगर यहाँ पे ये नहीं होगा तो हम मारेंगे जो कोयला है, किसका उदाहरण है यहाँ पे, अवसादी चट्टान का यहाँ पे उदाहरण है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब जो कोयला है, कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला जो होता है यहाँ पे 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है, एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है यहाँ पे बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट और एक होता है पीट। ठीक है, अब जो एंथ्रेसाइट होता है ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, जिसमें क्या होता है 85% यहाँ पे कार्बन की मात्रा होती है। उसके बाद यहाँ पे बिटुमिनस पाया जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है तीसरे नंबर पे लिग्नाइट, और अंतिम होता है यहाँ पे पीट, यहाँ पे पीट कोयला। ठीक है, जो सबसे गंदा यानी जो अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती जिसकी, वो मानी जाती है किसकी, पीट की। तो सबसे गंदा जो होता है यहाँ पे माना जाता है वो पीट कोयला ही यहाँ पे माना जाता है। अब बात आती है कि जो कोयला है सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोयला जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा इसका जो भंडार, अगर हम बोले कि इसका सबसे ज़्यादा भंडारण कौन करता है, भंडारक कौन है, तो इसका जो भंडारक है वो कौन है, झारखंड। ठीक है, कोयले का सबसे बड़ा भंडारक कौन है, वो है झारखंड। लेकिन अगर बात करें कि उत्पादन में सबसे पहले कौन सा राज्य आता है, तो इसका जो उत्पादन करता है वो है इसका कौन, छत्तीसगढ़। ठीक है, और एग्ज़ाम में यहाँ से कोयले से ये भी पूछा जाता है कि जो रानीगंज है, ठीक है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो इसके लिए बहुत फेमस हैं, एक है रानीगंज और एक है तालेचर। दोनों आपको याद रखने हैं, रानीगंज और तालेचर, ये दोनों के दोनों किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कोयले के लिए। जो रानीगंज पड़ता है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और जो तालेचर है ये पड़ता है कहाँ, उड़ीसा में। तो ये दोनों के दोनों किसके लिए फेमस है, यहाँ पे कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करता है, वो करता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं। अब जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका जो गठन हुआ था, कब किया गया था, 1952 में, 6 अगस्त 1952 में इसका यहाँ पे गठन किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि अखिल भारतीय किसान सभा कब बनाई गई थी, तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है ये बनाई गई थी कब, 1936 में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने और कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1936 में लखनऊ में। ठीक है, कहाँ की गई थी, लखनऊ में। ये करी गई थी स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने, और इनके साथ एक और नाम आता है जिसका नाम है एनजी रंगा। ठीक है, स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा ने मिलकर यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा की यहाँ पे क्या करी थी, का गठन किया था। जो इसमें स्वामी सहजानंद थे ये क्या थे, इसके यहाँ पे अध्यक्ष थे, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है, इसको काटो। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नरसिंहम समिति का संबंध है, तो जो नरसिंहम समिति है इसका संबंध किससे है, तो ये है यहाँ पे किससे, बैंकिंग सुधार से। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से यहाँ पे संबंधित है, और इस नरसिंहम समिति की ही सिफारिश पे क्या होता है 1975 में। ठीक है, 1975 में यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक थे, यानी कि जो क्या कहते हैं हमारे रीजनल रूरल बैंक, यानी कि आरआरबी, यहाँ पे इसकी स्थापना भी इसकी सिफारिश पे यहाँ पे की गई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो ये भी आपको याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इनको यहाँ पे जोड़ा गया था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में इन्हें जोड़ा गया था, तब सिर्फ कितने मूल कर्तव्य थे, सिर्फ 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में क्या गया, इसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था, जो हमारा जो था हमारा शिक्षा से संबंधित, वो था हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो 11वां कब जोड़ा गया, तो जो 11वां जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 11वां भी इसमें जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें 11वां जो जोड़ा गया था वो 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, अंतिम प्रश्न है कि
प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1757 में। ठीक है, 1757 में यहाँ पे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून। ठीक है, डेट भी आपको याद रखनी है। 23 जून 1757 ईस्वी को यहाँ पे प्लासी का युद्ध होता है भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे यहाँ पे प्लासी का युद्ध होता है। किसके बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पे धोखे से सिराजुद्दौला की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और जो रॉबर्ट क्लाइव होता है यहाँ पे जीत जाता है। इसमें क्या होता है? एक जो मीर जाफ़र होता है उसकी गद्दारी के कारण क्या होता है? हम यहाँ पे ये जो प्लासी का युद्ध होता है ये हार जाते हैं। तो मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से यहाँ पे जो सिराजुद्दौला होता है वो प्लासी का युद्ध हार जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। कल फिर मिलते हैं।